बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 2 नॉन मेटालिक पॉइजन्स। इसमें दो आ जाते हैं, एक फास्फोरस, दूसरा हेलोसिनोजेंस। फास्फोरस इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। ये नॉन मेटालिक इरिटेंट है। ये वैसे एक पास्ट यूक्यू आया हुआ है कि फोसिजो पे नॉट लिखें, ठीक है। और इसमें से नॉन मेटालिक से कोई यूक्यू नहीं आया हुआ, ठीक है। रेड और वाइट फास्फोरस वाइवा में ज़रूर पूछ सकते हैं कि इनका डिफरेंस बताएं या हमें ये बताएं होते क्या हैं। तो इनमें मेनली जो काम होता है वो यही है कि वाइट वैक्सी सॉफ्ट सिलेंडर्स होते हैं, जिनमें से हम इसे जब एयर से एक्सपोज करें तो ये येलो हो जाता है। इसमें वाइट फ्यूम्स वो अपने देता है एयर को, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है फास्फोरस ट्राईऑक्साइड की। जो फ्यूम्स होते हैं उनके पास गार्लिक ऑर्डर होता है, ठीक है, और चमकीले होते हैं अंधेरे में, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया कि 37 डिग्री सेल्सियस पे ये एयर में इग्नाइट हो सकता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन करवा सकता है, ठीक है। उसी वजह से इसे अंडर वाटर रखना चाहिए और इसे फोर्सेप्स से पकड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ना सिर्फ फिंगर्स को बल्कि बॉडी को भी हीट दे सकता है या वहाँ पे आग लग सकती है, ठीक है। तो इसके यूजेस बहुत आसान है कि पॉइजनस होता है, रोडेंटिसाइड्स यानी कि रोडेंट्स को मारने के लिए हो सकता है, गन पाउडर में यूज़ होता है या फायरवर्क्स में यूज़ होता है, ठीक है। और इसके जो रेड के हैं वो बहुत आसान है कि रेड मास होता है और वाइट टाइप को अगर हम हीट करें 240 टू 250 डिग्री पे, ये जो कोल्ड कंडीशंस होती हैं वहाँ पे, यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा होता है, उसमें वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। इसे अंडर वाटर नहीं रखेंगे, ठीक है। इसे अंडर वाटर के आपने पास रखना है, इसे अंडर वाटर में आपने प्रिजर्व बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ये जल्दी मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए सिर्फ ये सेफ्टी मार्चेस जो उनसे होंगे वहाँ पे दिखाई देगा आपको। ये जब फास्फोरस पुराने ज़मानों में बंदूकें चला दी जाती थी उनमें ज़्यादा यूज़ हो रहा था। सेफ्टी मैचेस में जो सा है वो रेड होगा। ये रेड से याद रखे, तीली हमेशा लाल होती है ना, तो उसमें सेफ्टी मैचेस में आपका रेड फास्फोरस यूज़ हो रहा है। इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आसान है कि जीआईटी सिम्टम्स आएंगे, रीलैप्स हो, रीमिशन होगा या रीलैप्स होगा। रीमिशन यानी कि वो बच गया हुआ है ना, ठीक है। आगे देखते हैं जो सिम्टम्स होते हैं। अगर 1 से 6 घंटे बाद पॉइज़न लेने के बाद आ जाएं तो जीआईटी सिम्टम्स सबसे पहले अपीयर होते हैं, ठीक है, जिसमें गार्लिक टेस्ट आ जाता है माउथ में, ठीक है। इसके पहले प्रॉपर्टी से ही हमें पता लग रहा है कि गार्लिक टेस्ट देगा, ठीक है। और इसमें बाकी सारे सिम्टम्स सेम, जिस तरह माउथ में, थ्रोट में, एसोफेगस में, स्टमक में बर्निंग पेन हो जाएगी, थ्रस्ट बढ़ जाएगी, वही जो आपने बाकी सब में लिख सकते हैं। इसमें स्टूल्स डार्क होंगे, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एज सिंपल एज दैट। वॉमिट और स्टूल ल्यूमिनस होंगे डार्क में। इस फिनोमेना को हम कहते हैं फॉस्फोरेंस, ठीक है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इसमें खैर डिलेरियम हो सकता है। और जो रीएमिशन है वो 3 से 4 दिन के बाद अगर बच जाता है फिर उसमें डायरिया शुरू हो जाएगा। यूरिन इसका स्कैंटी होता है, जिस तरह के एंटमीबा हिस्टोलिटिका में होता है, माइक्रो में जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और जो से पहली स्टेज के सारे सिम्टम्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 7 से 8 दिन में अगर ये रिलैप्स हो जाता है, दोबारा आ जाता है, ठीक है, फास्फोरस पॉइजनिंग, तो उसमें जॉन्डिस होगा, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होगी, मुंह से, नाक से और एनस और यूरेथ्रा से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, खून आना शुरू हो जाएगा। अबॉर्शन आप करवा सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है, यानी कि मोस्टली अबॉर्शन करना पड़ता है। और उसके बाद डेथ हो जाती है शॉक की वजह से, एग्जॉस्शन की वजह से। हेपेटिक कोमा भी हो सकता है, नॉट इम्पॉर्टेंट। फेटल डोज इसकी 1 to 2 ग्रेन होती है। फेटल पीरियड जो सी होती है 4 से 10 घंटे होते हैं अगर कोलैप्स हुआ हुआ तो, नहीं तो 2 से 7 दिन नहीं होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका एज़ यूजुअल बाकियों की तरह बिल्कुल सेम है कि स्टमक वॉश करवाएंगे, कि MnO4 की तरह चारकोल दे दें, डिमल्सन दे दें, या तो उसमें आप IV डेक्सट्रोज दे दें ताकि उसका रीनल फेलियर ना हुआ हो। रीनल फेलियर है तो आप ऑब्वियसली पेरिटोनियल या हीमोडायलिसिस भी करवा सकते हैं, ठीक है,
कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं कॉक्लिक पेन के लिए, और फैटी जी जनरेशन को भी आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे के ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक पॉइजनिंग, अब ये मेन इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट हो रहा है। जो वर्कर होते हैं ना, उन जो फैक्ट्रीज वगैरह में या फायर आर्म में काम कर रहे होते हैं, वो अगर फ्यूम्स, येलो फ्यूम्स ऑफ फास्फोरस एक्सपोज हुए हों, या मैचेस फैक्ट्रीज में जो काम कर रहे हों, उनमें या तो सांस के थ्रू या वो खाने में उनके चला जाए, तो ये सिम्टम्स यूजुअली दिखाई देते हैं हमें। ठीक है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फ्यूम्स जो ज़्यादातर अटैक करते हैं वो डिकेड टूथ पे, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़े होंगे पहले ही। ठीक है, वहाँ पे होंगे। और टूथ एक हमें यानी कि दांतों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद लूजनिंग हो जाएगी, और फिर उसके बाद नेक्रोसिस हो जाएगी। ये जिस तरह ये इन्फ्लेमेशन से दोबारा नेक्रोसिस पे जा रहा है। इसके बाद सिक्वेंस्ट्रेशन ऑफ बोन इन द मैंडिबल, यानी कि बोन मैंडिबल ही रिमूव हो जाएगी। ठीक है। और ये ओस्टियोमलाइटिस ऑफ द जॉ बोन होता है। ठीक है, जिसमें मल्टीपल साइनसेस आ जाएंगे, डिस्चार्जिंग फाउल स्मेल पस हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह की शेप हो जाती है। ठीक हो गया। अब इसे बाकी सिम्टम्स जो से हैं वो आपने एक गैप निमोनिक से याद रख लेना है। गैप से यानी कि गैस्ट्रिक में सिम्टम्स आएंगे, अनीमिया हो जाएगा और फॉसी जॉ हो जाएगा। ठीक है। और इसमें रिस्पिरेटरी सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है। और अगर ज़्यादा परसिस्ट करेगा तो जॉन्डिस हो जाएगा। प्रिवेंटिव केयर्स कोई नहीं करने हो तो कोई भी नहीं पूछता। ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट आप उसे एक्सपोजर रिमूव करें। ठीक है। सर्जिकल एक्सेशन करें, यानी कि आप उस बोन को ही उस पूरे एरिया की सर्जिकल एक्सेशन करें ऑफ द सिक्वेस्ट जो मैंडिबल बोन है। उसके बाद मेडिकल इक्वल इम्पोर्टेंस, वो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है, वर्कर्स में हो सकती है, चिल्ड्रंस में हो सकती है, रैट्स में हो सकती है। ठीक है। जो उनसे अगर सुसाइड कमिट करने में हो उनमें हो सकती है। होमोसिडल रेयर ही होती है। ठीक है। मतलब कौन इतनी मेहनत करेगा कि इतने पहले रेड फॉस्फोरस देखे या वाइट फॉस्फोरस देखे। ठीक है। थैंक यू। आज वैसे मेरा गला ख़राब था।